India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या पर मौत की सजा कम करने का दिया आदेश। रेप पर 20 साल कैद की दी सजा, कहा दंडात्मक और सुधारात्मक पैमाने में संतुलन बनाया गया। दहेज उत्पीड़न मामले में पति से पत्नी को अंतरिम पीड़ित मुआवजा देने के झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। पत्नी को 10 लाख देने का था हाई कोर्ट का निर्देश। दिल्ली नगर निगम वार्डों की परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किया नोटिस जारी, केंद्र से किया जवाब तलब। सरकारी पद पर रहते हुए राजनीति करने के मामले में संबित पात्रा समेत 4 नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई स्थगित। कोर्ट ने पूछा, क्या कानून में कोई प्रावधान है जो राजनेताओं को सरकारी पदों पर रहने से रोकता है? India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा को अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में यहां पर बदल दिया है। 19 अप्रैल 2022 को ये सजा दी गई थी। कोर्ट ने अब फैसले को विस्तार में बताया है। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि धारा 376A आईपीसी या बलात्कार पीड़िता की मौत के लिए सजा के तहत अपराध के लिए लगाई गई शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा को 20 साल के लिए आजीवन कारावास के रूप में संशोधित किया जाएगा। हालांकि दोषी को आईपीसी की धारा 376 उपधारा 2I या 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार धारा 376 उपधारा 2M या बलात्कार करते समय महिला के जीवन को खतरे में डालना, पोक्सो अधिनियम की धारा 5I या बच्चे को गंभीर यौन चोट पहुंचाने वाला हमला और धारा 5M या 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की पर यौन हमले के तहत सजा सुनाई गई थी। इन अपराधों में शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा भी होती है। हालांकि फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि धारा 376A आईपीसी के तहत दी गई सजा को 20 साल के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। दोषी ने एक स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया कि अन्य धाराओं के लिए सुनाई गई सजा 20 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास के रूप में भी कम किया जाता है। पीठ ने आवेदन को पुनर्विचार याचिका के रूप में माना क्योंकि उसने आरोपी पर लगाई गई सजा पर पुनर्विचार की मांग की थी। इन सभी अन्य अपराधों के मामले में निचली अदालतों ने उसके प्राकृतिक जीवन के लिए शेष भाग के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। खंडपीठ ने फैसले में कहा कि उसने प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक न्याय के पैमाने को संतुलित करने के प्रयास के लिए धारा 376A आईपीसी के तहत कम सजा देने के एक सचेत निर्णय लिया था।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अग्रिम जमानत के लिए पूर्व शर्त लगाई गई कि आरोपी को अपनी पत्नी के पक्ष में अंतरिम पीड़ित मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। यह अपील दहेज उत्पीड़न के एक मामले से उत्पन्न हुई जिसमें शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत की, जिसे बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 अन्य सहायक प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए पहली सूचना रिपोर्ट में बदल दिया गया। आक्षेपित आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया और अपीलकर्ता पति को अंतरिम उपाय के रूप में शिकायतकर्ता को पीड़ित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने आरोपी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि पति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देते समय ऐसी शर्त को शामिल करने के लिए हाई कोर्ट के लिए कोई उचित औचित्य नहीं है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा, हमने पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद हमें हाई कोर्ट के लिए अपीलकर्ता को पूर्व गिरफ्तारी जमानत का लाभ उठाने के लिए 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए कहने का कोई उचित औचित्य नहीं मिलता। नतीजतन अपील की अनुमति दी जाती है और हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश देने वाला आदेश निरस्त किया जाता है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर रोगी को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका दायर करने पर ईडी अधिकारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा घातक और कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को दिए गए जमानत आदेश में ईडी ने हस्तक्षेप करने की मांग की थी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि जमानत के आदेश में कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी कैंसर से पीड़ित है और उसके बाद जब उसे जमानत पर रिहा किया गया है तो इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। पीठ ने यह भी कहा कि ईडी को एसएलपी दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट के शब्दों में एसएलपी कोर्ट के कीमती समय और कानूनी फीस की बर्बादी थी, इसलिए अदालत ने याचिका दायर करने की अनुमति देने वाले अधिकारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया, विशेष अनुमति याचिका को अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा वहन किया जाना है। आज से 4 सप्ताह के भीतर विभाग द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया जाए। अदालत ने आदेश दिया कि एक बार राशि जमा हो जाने के बाद 50,000 राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और 1,000 रुपए मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किए जाने चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से 2020 तक दायर 1,000 से अधिक मामलों की गलतियों को ठीक करने के लिए आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने इसके लिए अधिवक्ताओं को 4 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड ऐसा करने में विफल रहते हैं तो इन मामलों को खारिज कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने हाल ही में दिए अपने आदेश में कहा कि अदालत में 2014 से 2020 तक सूचीबद्ध किए गए 1,000 मामले ऐसे हैं जिसमें दोष थे। ऐसी फाइलें संशोधन के लिए अधिवक्ताओं को वापस कर दी गई। उन्होंने कहा, ये मामले रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी रजिस्ट्री में वापस नहीं आए हैं। ऐसे में इन दोषों को ठीक करने का आखिरी 4 सप्ताह का समय
दिया जाता है। ऐसा न करने पर बिना किसी संदर्भ के मामले को खारिज कर दिया जाएगा। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया कि काउंसिलों को बार बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद दोष ठीक होने के बाद याचिकाओं को रजिस्ट्री में वापस नहीं भेजा गया। जस्टिस नरसिम्हा ने याचिकाओं के बैच से 23 याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी। रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो सत्यापन के बाद 18 मामलों को फिर से अधिसूचित किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2014 से पहले के 13,147 मामलों को इसी तरह खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि कई मामले 8 साल से अधिक पहले दायर किए गए थे, लेकिन उनमें हुई त्रुटियों को कभी भी ठीक नहीं किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 14 दिसंबर को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और राज्य चुनाव आयोग की परिसीमन समिति के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने याचिका में गृह मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर को दिल्ली में 250 वार्डों को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी है, जो इस साल की शुरुआत में 3 अलग अलग निगम के एकीकरण के बाद अस्तित्व में आया था। दलील में तर्क दिया गया है कि यह परिसीमन वार्डों के गठन में बदलाव में प्रासंगिक कारकों की अनदेखी की गई है। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 ने राष्ट्रीय राजधानी में वार्डों की संख्या को पहले से 272 से घटाकर 250 कर दिया। परिसीमन समिति ने अभ्यास पूरा कर लिया था और 25 अगस्त को केंद्र को एक मसौदा रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद केंद्र ने 10 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर कुल सीटों की संख्या 250 तय की थी, जिसमें से 42 सीटें नगर निगम में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित थी। इसके बाद एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जनता और अन्य लोगों को उक्त मसौदा परिसीमन के संबंध में 3 अक्टूबर को या उससे पहले अपने सुझावों या आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस पृष्ठभूमि में कुमार ने दावा किया कि परिसीमन समिति को प्रस्तुत किए गए उनके सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि 2011 की पिछली जनसंख्या, जनगणना और प्राकृतिक सीमाओं के अनुसार क्षेत्र की आबादी के अनुपात को पूरी तरह से अनदेखा करके और शहर की आबादी के अनुसार समान अनुपात में विभाजित किए बिना मनमाने तरीके से आक्षेपित अधिसूचना जारी की गई है। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न सरकारी पद पर बैठे राजनीतिक दलों के सदस्यों को हटाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मामले पर और अधिक व्यापक शोध करने का निर्देश देते हुए मामले को फिर से सुनवाई से पहले स्थगित कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ताओं को कुछ और शोध करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता संबित पात्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, जस्मिन शाह, डॉक्टर चंद्रभान सिंह को नोटिस भी भेजा है। वहीं याचिका में कहा गया है कि सरकारी पद पर नियुक्त होने के बाद भी ये लोग तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 जनवरी को होगी। सरकारी पदों पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों की नियुक्ति के मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सोनाली तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार और संबित पात्रा समेत चारों को नोटिस भेजा था। दरअसल बीजेपी नेता संबित पात्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, जस्मिन शाह, डॉक्टर चंद्रभान सिंह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा
कि लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को उचित नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इन जैसे बेहतर मुद्दे हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। कोर्ट ने सवाल पूछा कि इस याचिका का मसौदा किसने तैयार किया है। साथ ही कहा कि ये बहुत ही चतुराई से तैयार किया गया है। बेंच ने कहा कि इस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। दरअसल याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों में आधिकारिक पदों पर रहने वाले लोगों को नियमों का उल्लंघन कर नियमित रूप से सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। इसका नीति निर्माण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये राजनीतिक पद के दुरुपयोग के समान है। साथ ही सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने की आशंका है। याचिका में राजनीतिक पार्टियों से सरकारी पदों पर लोक सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने की मांग की गई है। आईपीसी की धारा 21, 12 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2C में अभिव्यक्ति की परिभाषा के मुताबिक नामित प्रतिवादी पब्लिक सर्वेंट हैं। सरकारी पदों पर नियुक्त होने के बाद भी वे तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। याचिका में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि करदाताओं के पैसे से वेतन, भत्ते और अनुलाभों का आनंद लेने और पक्षपातपूर्ण गतिविधियों के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा। राजनीतिक दलों का प्रचार भी कर रहे हैं और अपने राजनीतिक लाभ और राजनीतिक एजेंडे के लिए सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग भी कर रहे हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ ही भारतीय पर्यटन विभाग निगम यानी ITDC के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़े स्तर पर खुद को भाजपा के प्रवक्ता के रूप में पेश किया है, खासकर सोशल मीडिया पर। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी NCM के अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कार्यकर्ता शर्जील इमाम की जमानत याचिका को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जब उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि वो इस सुनवाई से पहले कानूनी सलाह लेना चाहते हैं और कानूनी उपाय की संभावना तलाश रहे हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील के विशेष अनुरोध पर आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई को 6 सप्ताह के बाद 16 दिसंबर को सूचीबद्ध करने के लिए स्थगित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दंगों की बड़ी साजिश में उनकी कथित भूमिका के लिए इमाम खालिद और अन्य को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। इमाम की ओर से पेश हुए अधिवक्ता तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने तर्क दिया कि बेंच ने शर्जील की जमानत याचिका को सुने बिना सह आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश में इमाम के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। पीठ ने कहा कि उस मामले को स्थगित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि आवेदन एक दावे पर आधारित था, इसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जा सकता है। इसने आगे कहा किसी अन्य मामले में कानूनी सलाह लेना स्थगन का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय ने वकीलों से कहा कि यदि वो स्थगन के लिए कहते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले कानूनी तर्क देना और फिर स्थगन की मांग करना कुछ ऐसा था जो नहीं किया जाना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत 14 साल से अलग रह रहे जोड़े के लिए आपसी सहमति देने के लिए निर्धारित 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि को रद्द कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोर्ट ने फैमिली कोर्ट इंदौर के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने के लिए संयुक्त आवेदन को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता का यह मामला था कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की शादी 2020 में हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार संपन्न हुई थी। दंपति ने 2021 में अलग रहना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक
के लिए आवेदन किया। इसके बाद दंपति ने एक और आवेदन दायर किया जिसमें अदालत से 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने का अनुरोध किया गया था। अमरदीप सिंह मामले में निर्धारित 4 शर्तें इस प्रकार हैं। 1.5 साल से अलग रह रहे हैं, पार्टियों को फिर से मिलाने के लिए मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल हो गए, पार्टियों ने गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी या किसी अन्य लंबित मुद्दे सहित अपने मतभेदों को वास्तव में सुलझा लिया है और प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी पीड़ा को बढ़ा रही है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह एक शॉर्ट नोटिस पर भारत छोड़ने वाला था और चूंकि दोनों पक्षों ने पहले ही अपने विवादों को सुलझा लिया है, इसलिए कूलिंग ऑफ अवधि को माफ कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का मामला था कि अमित कुमार मामले में कोर्ट ने अमरदीप सिंह मामले में निर्णय की व्याख्या की थी और यह माना था कि अमरदीप सिंह मामले में जिन शर्तों को एक अदालत द्वारा कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए, अनिवार्य नहीं थे और यह कि कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के आईएएस अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि गुरुग्राम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते समय तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आईएएस विनय प्रताप सिंह, जितेंद्र यादव, रवि प्रकाश, के.एम. पांडुरंग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि गुरुग्राम की अदालत ने उनके खिलाफ एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह आदेश सेक्टर 94 में खुले स्थान पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर जारी किया था। आईएएस अधिकारियों ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ इस प्रकार एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले अनुमति लेना जरूरी होता है, जो उनके मामले में नहीं किया गया। ऐसे में हाईकोर्ट से 3 जुलाई 2020 को जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमति व्यक्त की। अदालत ने माना कि बिना तय प्रक्रिया के इस प्रकार का आदेश सही नहीं है। ऐसे में आदेश को अवैध मानते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। उधर रिम्स की बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिम्स को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। अदालत ने रिम्स में आवश्यकतानुसार संसाधनों और मैन पावर का आकलन कर हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये निर्देश दिया। अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की जाएगी। अदालत ने इस मामले में चीफ जस्टिस से एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का आग्रह भी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक कहा कि रिम्स में दवाएं, कॉटन, बैंडेज, सिरिंज का अभाव रहता है, इसे दूर करने की जरूरत है। रिम्स में स्टाफ की भी कमी है, मिनिमम स्टाफ से काम लिया जा रहा है। जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति कर स्टाफ की कमी को दूर कर लेना चाहिए। अदालत ने कहा कि रिम्स में गरीब और संपन्न दोनों तबके के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में रिम्स को स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। रिम्स की ओर से कहा गया कि एक्सरे प्लेट सहित जरूरत की सभी चीजों को उपलब्ध करा लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि रिम्स में एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन मशीन आदि को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए।
उधर मणिपुर हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि एक भारतीय महिला झूठी कहानी नहीं गढ़ेगी और ब्लैकमेल, घृणा, द्वेष या बदला लेने के उद्देश्य से बलात्कार के आरोप नहीं लगाएगी। जस्टिस एम.डी. मुरलीधरन ने कहा कि भारतीय समाज में बलात्कार पीड़िता से जुड़े कलंक आमतौर पर झूठे आरोप लगाने से संभावना से इनकार करते हैं। ऐसे मामले में आरोप था कि आरोपियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपियों में से एक संस्थान का संस्थापक और प्रबंध निदेशक है जहां पीड़िता पढ़ती है। कोर्ट ने आवेदन पर विचार करते हुए कहा, प्रथम दृष्टया सामग्री यह भी स्थापित करती है कि याचिकाकर्ता ने अपने ही छात्र के खिलाफ एक जघन्य अपराध किया है और इस प्रकार यह छात्र शिक्षक संबंधों पर एक धब्बा है जो किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है। आरोपियों में से एक महिला थी और उसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे अपने नाबालिग बेटे की देखभाल करनी है जिसे स्तनपान की आवश्यकता है और इस तरह उसे गिरफ्तार करने की स्थिति में उसके बेटे को नुकसान होगा। इस संबंध में अदालत ने कहा, एक महिला, विशेषकर युवा महिला, किसी को बलात्कार के अपराध में झूठा फंसाएगी, इसकी बहुत कम संभावना है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, एक महिला और विशेषकर युवा महिला जबरन यौन उत्पीड़न के बारे में झूठा आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालेगी। जबरन यौन हमला एक पीड़ित को अपमान, घृणा की भावना, शर्मिंदगी, शर्म की भावना, आघात और आजीवन के लिए भावनात्मक जख्म देता है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि एक महिला और विशेषकर एक युवा महिला किसी को रेप के जुर्म में फंसाएगी। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.